हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं एक और वीडियो कमेंट चर्चा की। इस सीरीज में मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है उसका आपको जवाब देती हूं। तो आज भी मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझे लिख सकते हैं। और वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन होता है वीडियो में, लेकिन आप क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और आपको ऐसा लगता है मैंने आपका कमेंट पिक नहीं किया है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सारे कमेंट्स की चर्चा को सुनिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मन में भी कोई उसका अगर सॉल्यूशन है, आंसर है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम एक ये कम्युनिटी के जैसे दूसरे लोगों की हेल्प कर पाए। अगर हमें कुछ पता है तो कुछ सजेशन दे पाए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और शेयर भी किया करें। आइए आते हैं पहले कमेंट पे। पहला कमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी दी, एक मैरिड फीमेल 4 सिजेरियन सेक्शन करवा सकती है? देखिए, करवा तो सकती है, लेकिन थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है उस टाइम पे। लाइक 1 से 3, 1 से 3 सिजेरियन डिलीवरी थोड़ा सा नॉर्मल कैटेगरी में होती है कि वो इजीली हो जाएंगी, और 4 या 4 से ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरी थोड़ी सी हाई रिस्क में आती हैं। और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ मतलब कंडीशंस हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिस्कफुल रहेगी या नहीं। जैसे कि जो फीमेल है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, और उसका 2 प्रेगनेंसी के बीच में कितना गैप है। तो इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि हाई रिस्क रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि 4 नहीं होती हैं, इंडिया में भी 4 सिजेरियन डिलीवरी होती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि डॉक्टर के कितने आप टच में हैं और क्या कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, हॉस्पिटल जहाँ पे आपका सिजेरियन हो रहा है वो कितना इक्विप्ड है, वहां पे ब्लड बैंक है या नहीं है, जो सर्जन हैं, जो सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि कितना रिस्क रहता है 4th सिजेरियन डिलीवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, शिवानी दी, एक फीमेल को आफ्टर मेंस्ट्रुअल डेट हेयर वॉश करना कंपल्शन क्यों होता है? वेल, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि कोई कंपल्शन होता है, लेकिन ये चीज मैंने सुनी है कि पीरियड्स के शुरू के दिनों में, लाइक 1 से 3 दिन के बीच में, जो शुरू के 3 दिन होते हैं, उन दिनों में हमको हेयर वॉश नहीं करना है, हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है उन दिनों में। एंड द रीजन इज कि जो हमारे बालों की जड़ें हैं उस टाइम पे थोड़ी कमजोर होती हैं, तो हेयर फॉल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये साइंटिफिकली कितना सही है या नहीं, ये मैंने सुना है। और देखिए, पीरियड्स के बाद में ऐसा होता है ना कि पीरियड्स के दिनों में हमें हमेशा ही ऐसा लगता रहता है कि गीला गीला सा, गंदा गंदा सा। और जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो मन करता है कि आप ओवरऑल एक क्लीनलीनेस में रहो, थोड़ा हेयर वॉश करके पूरा अगर आप नहाते हो तो खुद में बेटर फील होता है। तो इसीलिए मैं तो इसीलिए फॉलो करती हूँ। बाकी ऐसे मैंने सुना नहीं कि कंपलसरी होता है, शायद इसीलिए बोला जाता होगा कि आप ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा क्लीनलीनेस फील करो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम, हाउ कम दिस आइडिया कमेंट चर्चा? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये कमेंट चर्चा सीरीज इतना चलती है। आप लोग अपने सवाल मुझसे पूछते हो, और कहीं ना कहीं मेरे जो जवाब होते हैं वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं। आपको मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी कोई बड़ी बहन से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सीरीज अब तक चलती आ रही है। एंड थैंक यू है आप सबका जो इस सीरीज को इतना आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग बस कमेंट करते रहा करो ताकि ये सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हेलो मैडम, होप यू हैड अ फैंटास्टिक ट्रिप विद लवली फैमिली, काइंडली रिप्लाई दीज क्वेरीज। यस, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही, और इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, मैं वहां पे रील्स एंड फोटोज शेयर करती रहती हूँ। और बहुत जल्दी व्लॉग भी मैं शेयर करूंगी मेरे दूसरे चैनल पॉजिटिव रियलिटी पे। इंस्टाग्राम एंड पॉजिटिव रियलिटी चैनल का लिंक आपको पिन कॉमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। पहला क्वेश्चन है, मेरे एक इंट्रोवर्ट फ्रेंड ने ज्यादा ही इमोशंस में आके अपने एक फैमिली मेंबर की कसम खा ली कि वो कभी भी मैस्टरबेशन नहीं करेगा, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम अंडर स्ट्रेस एंड फेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइटफॉल। ही इज अंडरगोइंग मेडिकेशन ऑल्सो बट नो इम्प्रूवमेंट, व्हाट शुड ही डू नाउ? देखिए, ये जो मैस्टरबेशन करना हुआ या फिर नाइटफॉल हो गया, ये बायोलॉजिकली रिलेटेड है हमारी बॉडी से या नेचुरल है, मतलब। तो
उसका कसम खाने से तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कसम खा के आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कसम आप उन चीज़ों के लिए मतलब खाते हो कि कसम से अब नहीं करूँगा, लाइक कि जहाँ पे आपको इमोशनल गिल्ट फ़ील होता है या आपको ऐसा लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो, गिल्ट में कर रहे हो, तो ये वाली फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। और कई बार यही रीज़न होता है कि अगर आप गिल्ट में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्ज़ायटी में हो, अपने सेक्सुअल थॉट्स को आप सप्रेस कर रहे हो जानबूझ के, तब ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। मैस्टरबेशन की भी इच्छा और ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी, आपको अजीब-सा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन सी रहेगी और नाइटफॉल तो होगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी कोई ना कोई वे निकाल लेगी उस एनर्जी को कहीं न कहीं रिलीज़ करने का। तो सबसे पहले आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैस्टरबेशन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, तब आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी सेक्सोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से कि वो जो आपके स्ट्रेस में भी आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको नाइटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तब भी आपको थोड़ा-सा डॉक्टर की गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर थोड़ा बहुत है, कभी-कभार आपका मन करता है, एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपने सेक्सुअल थॉट्स पे भी कंट्रोल में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि मुझे मैस्टरबेशन नहीं करना है, लेकिन आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे चल रहे हैं, आप इस तरह की कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ ऐसे थॉट्स अपने मन में लाते हो, इमेजिनेशन में जाते हो, तो आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। और आप ऐसे में चाहोगे कि बॉडी रिएक्ट ना करे, तो ऐसा नहीं होता। सो उस चीज़ पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। मैंने इस पे अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल में करें अगर आपको ओवर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी और खुद से आप ट्राई करो बेटर होने का, सेक्सुअल थॉट्स पे कंट्रोल लाने का। कभी नीड लगती है कि बहुत ज़्यादा आपको अर्ज हो रही है मैस्टरबेशन की, तो आप कर सकते हैं। मैस्टरबेशन करना कोई पाप नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो। बस मैस्टरबेशन का जब एडिक्शन हो जाता है, जब आप उसी में ही लगे रहते हो, आपकी बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वो गलत है। और कभी-कभार आप डेफ़िनेटली कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब उसमें बुराई या मतलब पाप नहीं है वो। दूसरा आपने पूछा है एक्सेप्ट स्पोर्ट्स, फ़ोन एंड मूवीज़, व्हाट आर अदर वेज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस नाउअडेज़? देखिए, सबसे पहले तो नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार अपना नींद पूरा नहीं लेते हैं, 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं और उसकी वजह से एक अजीब-सा सर दर्द रहता है, टेंशन सी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो नींद अपनी पूरी लीजिए। उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी कोई हॉबी में इंडल्ज हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है उसमें। कुत्तों की आवाज़ आ रही है भौंकने की, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है, मैम प्लीज नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए? कौन सी पोजीशन सेक्स करना चाहिए? कौन सी प्रोडक्शन यूज करना चाहिए? प्रोडक्शन आप बता दीजिए मैम। वीडियो वीडियो ओके। सी सेक्शन के 40 दिन तक तो पूरा रेस्ट रहता है फीमेल के लिए और वो थोड़ा सा हीलिंग टाइम भी रहता है कि उनके टाँके वगैरह जो हैं वो हील हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी भी हील हो रही होती है। करीब 40 दिन के बाद में आप एक डॉक्टर विजिट लीजिए, गायनेक के पास आप जा सकते हैं और अपने टाँके चेक कराइए सबसे पहले तो कि वो ठीक से हील हो रहे हैं या नहीं। 40 दिन से पहले भी कोई भी प्रॉब्लम आपको मतलब लगे अपने टाँके में कि कुछ मुझे दिक्कत हो रही है, इट्स नॉट नॉर्मल। कई बार होता है कि टाँके गल-वल जाते हैं, तो ऐसा कुछ आप फ़ील कर रहे हैं कि टाँकों में कुछ प्रॉब्लम है, तो तब भी आप डॉक्टर को दिखाइए। और 40 दिन तक रिकवरी हो जाती है, 40-45 दिन, और उस टाइम के बाद आपको एक रेगुलर चेकअप के लिए जाना है और अपने टाँकों को चेक कराना है। और उसी टाइम पे आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अब अपने बाकी की लाइफ के काम कर सकते हैं या नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप कंफर्टेबल हो पूछने में तो ये भी पूछ सकते हैं कि आप सेक्स कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी डॉक्टर खुद ही आपको गाइड कर देंगी कि अब आप ठीक हो आगे इन सब चीज़ों में इंडल्ज होने के लिए या नहीं, और थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं। अगर आपकी डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ कर दे तो इसका मतलब वो आप इंटीमेट भी हो सकते हो और जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़ा-सा रिलैक्स्ड पोज़ीशन में रहे, उन पोज़ीशन को ही आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या आजकल के टाइम में शादी के बाद गर्ल्स भी एक्साइटेड रहती हैं क्या सेक्स को लेके इन सुहागरात लाइक बॉयज, और क्या गर्ल्स अलाउ करती हैं सेक्स को इन फर्स्ट नाइट? देखिए,
बहुत सारी लड़कियां डरी रहती हैं काफी, उनको अवेयरनेस नहीं होती है और वो बस डर में रहती हैं और कहीं ना कहीं चाहती हैं अंदर ही अंदर कि ना हो, जितना ज्यादा हो सके डिले हो जाए। कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि उनको डर लग रहा है, वो ट्राई नहीं करना चाहती। तो ऐसी गर्ल है जो, तो उसको सबसे पहले आपको कंफर्टेबल फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और जोर जबरदस्ती से और ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। सो यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना रहता है। और अगर कोई लड़की है जो कि कंफर्टेबल है, एक्साइटेड है, तो वो पता चल जाएगा आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से या किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रही हैं जब आप थोड़ा रोमांटिक होने का ट्राई कर रहे हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो भी आगे से अगर रिस्पॉन्स करें तो मतलब वो भी चाहती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या फोरप्ले से ही फीमेल पार्टनर को ऑर्गेजम लाया जा सकता है, प्लीज बताइए मैम। यस, फोरप्ले से भी लाया जा सकता है, बल्कि बहुत सारी फीमेल सिर्फ फोरप्ले को ही इंजॉय करती हैं और कई बार इसीलिए बोला जाता है कि आपको फोरप्ले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अगर आप एक अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो सिर्फ फोरप्ले से भी वो सेटिस्फाई हो सकती हैं और फोरप्ले प्लस पेनिट्रेटिव सेक्स दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आप उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हो। क्योंकि फोरप्ले क्या है ना कि आप थोड़ा सा एक स्लो पेस में चल रहे होते हो, एक धीरे धीरे करके, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो और फीमेल्स को कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी होती है वो नहीं पसंद रहती है। धीरे धीरे करके आप रोमांटिकली इन्वॉल्व रहते हो उनके साथ में। फोरप्ले पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको और अच्छे से डिटेल में फोरप्ले के बारे में समझना है तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। तो हाँ, फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे फीमेल को काफी अच्छा लगता है और उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानी दी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब इंटीमेट होकर एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो फिर से इरेक्शन कैसे लाएं और एनर्जी, क्योंकि नींद आ जाती है और दिल नहीं करता। सॉल्यूशन, तो भाई जब तुम्हारे में एनर्जी नहीं है, तुमको नींद आ रही है और तुम्हारा दिल भी नहीं कर रहा, तो तुमको दोबारा करना क्यों है? ठीक है, तो अपनी बॉडी के साइंस को समझिए। यहीं पे ही पता चलता है कि आपका बॉडी का अभी हो चुका है, ठीक है, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। सो ठीक है, मत करो ना, मतलब जरूरत क्या है आपको दोबारा करने की। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप मेन वाला सेक्स करके, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, कि जरूरी नहीं है कि मेन पेनिट्रेटिव वाला सेक्स करके ही आपको अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। आप उनके साथ फोर प्ले कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, उनके साथ एक डीपर बॉन्ड बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक उसमें बहुत सारी चीजें आती है, कम्युनिकेशन भी उसका एक पार्ट है कि आप इतनी डीप अच्छी रोमांटिक बातें करो उनसे कि उसमें भी उनको अराउजल फील होता है। सो और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ ना करें। दूसरे कमेंट पे आते हैं, क्या ओल्ड एज के लोग भी सेक्स करते हैं आफ्टर 60? बिल्कुल करते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाती है और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मतलब कि हो सकता है यंग एज में आप ज्यादा करते हो फ्रीक्वेंटली, ओल्ड एज में क्या होता है, इरेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो मेल होते हैं उनके अंदर इच्छा तो लेकिन रहती है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। वहीं फीमेल में कभी उनकी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ती है, कभी बहुत कम हो जाती है। मेनोपॉज का जो टाइम होता है, मेनोपॉज का एक साइड इफेक्ट रहता है फीमेल की बॉडी पे। मेनोपॉज का मतलब है जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। इस पे भी मेरी पूरी वीडियो है जिसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं मेनोपॉज के बारे में उसमें। तो मेनोपॉज का ये साइड इफेक्ट रहता है कि कभी कभी उनको बहुत ज्यादा मन करेगा फीमेल को, कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है वजाइना में, तो हो सकता है आपको लुब्रिकेशन का यूज करना पड़े। और डिपेंड करता है कि यार देखो दोनों पार्टनर की क्या बॉन्डिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। और थोड़ा सा फीमेल को ना एक टाइम के बाद जाके ना उनको इमोशनल बॉन्ड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है फिजिकल बॉन्ड से ज्यादा। तो वो चीज भी है कि अगर आप उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करते हो तो शायद वो आपका यहाँ भी फिजिकली भी साथ देंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, फेक आईडी से वाइफ को अननोन बनकर बात करना अच्छा लगता है, क्या ये सही है? वाइफ से हस्बैंड फेक आईडी पर अननोन बात बनकर बात करे? मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है कि इस चीज की जरूरत ही क्या है। आपको जो भी अपनी वाइफ से बात करनी है, चाहे वो एज अ फ्रेंड की तरह हो, चाहे वो रोमांटिक वे में हो, वो आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? मतलब आप उनसे फोन पे इस तरीके का कुछ भी बात कर सकते हैं जो आप अननोन बन के कर रहे हैं, टेक्स्ट पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बात ही नहीं करोगे और अननोन बन जाओगे सीधा उनसे वो बॉन्ड बनाने के लिए।
बल्कि अगर आपकी वाइफ एक अननोन पर्सन को अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगी या वहाँ पे अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगी, तो आपको अंदर ही अंदर जो आपका एक हस्बैंड है ना अंदर, वो भी हर्ट होगा इससे कि वो क्यों ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आप एक कैपेबल हो एक अच्छा रिश्ता बनाने के, अच्छी तरीके से बात करने के, तो सीधे-सीधे बनाओ ना अपनी वाइफ से। मतलब अननोन बनने की ज़रूरत क्या है? तो मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिससे हम प्यार करते हैं और उस इंसान से पहले हमें एक कनेक्शन, लव फीलिंग बात करते ही और अटैचमेंट फील होता था, बट अब कुछ मंथ और डेज से ये चीजें फील नहीं होता है। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि इसके बारे में बताइए ना आप प्लीज, और ये मेरा कमेंट भी आप पिकअप कीजिए। ओके, देखिए, फीलिंग्स जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के शुरू में जो थी वही कंटिन्यू रहे। फीलिंग्स थोड़ी-थोड़ी बदलती हैं। सेम वे में कई बार लव मैरिज जिन लोगों की होती है, वो ऐसा फ़ील करते हैं कि मेरा पार्टनर शादी के बाद तो ये बदल गया, जब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी या ये मेरा बॉयफ्रेंड था, तब ये डिफरेंट था, अब ये हस्बैंड वाइफ बन के चेंज हो गया है। तो भई बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अब आप साथ रहने लगे हो, पहले आप सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलते थे, अभी आप ज़्यादा टाइम के लिए एक-दूसरे के साथ रह रहे हो, तो बहुत चेंजेस तो आएँगे ही ना। तो ऐसे ही रिलेशनशिप जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, थोड़ा-थोड़ा वो जो शुरू की एक्साइटमेंट है, वो जो बटरफ्लाई वाली फीलिंग है, वो थोड़ा-थोड़ा करके चेंज होने लगती है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग चली गई, बस वो फीलिंग चेंज हो जाती है। और अगर आपका ऐसा मानना है कि फीलिंग बिल्कुल ही चली गई है, आपका पार्टनर आपकी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कर रहा, कुछ आप उसको पड़ी ही नहीं है जैसे शुरू में था, तो हो सकता है कि उसकी तरफ से वो अटैचमेंट और वो जो लव वाली फीलिंग थी, वो अब नहीं रही हो। होता है कई बार ऐसा कि हम एक अट्रैक्शन को लव समझ बैठते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सपेक्टेशन ऐसी के साथ आते हैं रिलेशनशिप में कि हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है, और जब वो हमको नहीं मिलता है इस रिश्ते में, तो धीरे-धीरे हम उससे डिटैच होने लगते हैं। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि ये लोग भी, मैंने ऐसे कुछ देखे हैं कि वो ब्रेकअप नहीं करेंगे, लेकिन डिटैच ऐसे होना शुरू हो जाएँगे कि पार्टनर को आपके ऐसा लगे कि ये पहले वाली बात नहीं रही, और उसको मजबूर करेंगे कि वो ब्रेकअप करे। मतलब खुद से ब्रेकअप नहीं करना चाहेंगे खुद को बुरा बनाने के लिए, लेकिन ऐसे सारे काम करेंगे कि आपका पार्टनर मजबूर हो जाए और वो खुद ही ब्रेकअप कर ले। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो मुझे नहीं पता आपके रिश्ते में एक्चुअल में क्या चल रहा है। आई वुड से कि आप अपने पार्टनर से बात करो इस बारे में, और उनसे बात करके ही आप पता लगा पाओगे बेटर कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है और वो ऐसे क्यों हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि काम का स्ट्रेस है, और कुछ स्ट्रेस है, और स्ट्रेस के चलते हम बस ठीक से रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे, तो वो चीज़ भी हो सकती है। सो यू नेवर नो, उनसे बात करके आप थोड़ा-सा पता लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड और हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो फैमिली के दबाव में अलग शादी कर ली। अब हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्या करें? थोड़ा-सा अपने फ्यूचर की चिंता करिए। ये जो लाइफ है ना हमें जो मिली है, ये प्राइसलेस है, ऐसा बोला जाता है। अब मैं, ऐसा लगेगा थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डीप बातें करूँगी कि मैं थोड़ा-सा संत महात्मा बन रही हूँ, पर एक्चुअल में मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि देखिए, किसी के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती। कई बार हमारे बहुत करीबी हमें इस दुनिया में, मतलब छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से, तो तब भी हमें जीना पड़ता है। शुरू-शुरू में बहुत-बहुत, मतलब एफर्ट लगते हैं चीज़ों पे फ़ोकस करने पे, और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस वगैरह के चलते गुज़रते हैं। और कई बार जैसे ब्रेकअप वगैरह हो गया, किसी से हम इतने ज़्यादा अटैच थे, और वापसी से वो चीज़ नहीं मिली, और मतलब उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया या ब्रेकअप कर लिया या चले गए, तो तब भी बहुत बार ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, और उसने ऐसा कर दिया। तो थोड़ा-थोड़ा शुरू का फ़ेज़ रहता है, आपको थोड़ा-सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है, उसकी यादों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए। और भी तो लोग होंगे आपकी लाइफ़ में जो आपसे प्यार करते होंगे, आपके करीबी होंगे, आपके दोस्त, आपके भाई-बहन, आपके मम्मी-पापा और रिश्तेदार लोग, या आप खुद पे फ़ोकस करो ना, सबको छोड़ दो। आपके खुद के भी तो कुछ प्लान होंगे, अपने लिए कुछ करो, और नहीं तो उन लोगों के लिए कुछ करो कि जिनकी लाइफ़ ना ऐसी है कि मतलब उनको ज़रूरत है हेल्प की। कितने सारे ऐसे अनाथ आश्रम्स हैं, या और ऐसे लोग हैं, नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है एक सहारे की। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ़ का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपनी लाइफ़ थोड़ी-सी फ़ोकस कर दो ऐसे नीडी लोगों के लिए, और देखना आपके जीने का जो मतलब नज़रिया है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है,
और फिर भी हम एक ऐसे इंसान के लिए मतलब ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। आप ऐसे लोगों को देखिए कि जो हमसे भी बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में हैं कि जिनको थोड़ी-सी हम हेल्प कर पाएँ, और उनको देख के ना हमको भी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ अपनी चीज़ों में बैठा हूँ, इन लोगों को देखो, इनकी भी तो लाइफ है, ये हर रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि उससे थोड़ा-सा और मोटिवेशन मिलेगा आपको। एंड यही थे सारे कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज़ अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट और करते रहिए ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अगले हफ्ते। ठंड बहुत हो गई है और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। जो चला गया क्रिसमस तो बिलेटेड मैरी क्रिसमस। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।